Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS Major Test 5th held on 15th of March 2026. Let's start our discussion. Now the first question is, a copper wire of length 3 meter and a steel wire of length 1 meter, both of a diameter 4 mm are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.9 mm. यानी कि नेट आपके पास यहाँ पे दे रखा है 0.9 mm के बराबर नेट एलोंगेशन. ऑब्टेन द लोड अप्लाइड पूछा गया. यानी कुछ सिचुएशन ऐसा अपने पास है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसा लोड को कनेक्ट किया गया दो वायर के लिए, और यहाँ पे एक लोड को कनेक्ट कर दिया जिसका यहाँ पे मास m है, जबकि यहाँ पे एक वायर का लेंथ L1, इसका यंग्स मॉडुलस Y1 और एरिया रिमेन सेम. दूसरे वायर का लेंथ L2 है, यंग्स मॉडुलस Y2 है और एरिया रिमेन सेम है. तो यहाँ पे जो चूंकि एलोंगेशन की बात करें तो जानते हैं यंग्स मॉडुलस से ये होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन लिख रहे हैं और इसी स्ट्रेन को फिर से लिख लेते हैं F डिवाइडेड बाय ए, दैट इज डेल्टा L डिवाइडेड बाय L. तो क्या यहाँ से डेल्टा L की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा F इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल एलोंगेशन इन बोथ वायर है वो गिवन है, यानी कि एलोंगेशन इंडिविजुअली वायर L1 और L2 के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. डेल्टा L1 की बात करें यहाँ पे तो लिख सकते हैं फोर्स इंटू लेंथ L1 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस Y1 इंटू एरिया, प्लस अगेन ये हो जाएगा फोर्स इंटू L2 डिवाइडेड बाई Y2 इंटू ए. फोर्स रिमेन सेम बिकॉज यहाँ पे mg जो इसका वेट होगा वो रिमेन सेम हो जाएगा. वही पूछा गया कि यहाँ कितना होना चाहिए, तो ये लिखे हम लोग डेल्टा L के बराबर. सारी वैल्यूज दे रखा है, इसको पुट करना और सॉल्व कर लेना हम लोग को. तो 0.9 mm का मतलब 10 टू द पावर -3 ले लिए. ये टोटल एलोंगेशन. F और A को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो F और एरिया जानते हैं क्रॉस सेक्शन वायर का पाई इंटू आर स्क्वायर. तो डायमीटर देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 4 mm, तो लिख सकते हैं पाई डायमीटर है, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा तो स्क्वायर लिख रहे हैं तो दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर mm है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो -6 लिख लेते हैं. डिवाइड इसको कॉमन ले लिए तो मिला कि हम लोग को लेंथ L1. फर्स्ट वाले केस में कॉपर वायर का लेंथ अगर 3 है तो फिर इसका लिखेंगे हम लोग यंग्स मॉडुलस, दैट इज दो जो कि दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11, प्लस सेकंड केस में लेंथ अगर 1 मीटर है तो इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11. 10 टू द पावर 11 को कॉमन ले लेते हैं. जैसे कॉमन लिए तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 11 कॉमन ले रहे हैं इज इक्वल टू F. तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 2 एलसीएम ले लिए. फिर देखिए इसको और सॉल्व किया तो F का वैल्यू आ गया इज इक्वल टू दैट इज 4 इंटू पाई इंटू यहाँ पे 11, यहाँ -6 -3 -9 हो गया, और एक यहाँ पे और देखेंगे हम लोग यहाँ पे -9 है तो इससे -10 हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे आपके पास 10 ओनली. बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे कट हो गई और ये 9 बचा तो 9 लिख लिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू 2.4 आ गया डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 7.2 है ना. इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं. देखिए 10 पावर 11 या 6 और 3 9 हो गया, इससे यहाँ पे एक पॉइंट हटाए तो ये हो जाएगा 10, इससे यहाँ पे कट हो गया -10 11 तो 10 बचा. जब यहाँ से सॉल्व किए तो F का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 377 न्यूटन के बराबर. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4. नेक्स्ट question number 137. The lower end of a capillary tube of diameter 0.5 mm is dipped 20 centimeter below the surface of water in a beaker. What is the pressure required in the tube in order to blow the hemispherical bubble at its end in water? पूछा गया. जब भी देखिए यहाँ पे बबल की बात आई और यहाँ पे वाटर है तो बबल है वाटर है तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन की बात करते हैं जो एक्सेस प्रेशर के रिस्पेक्ट में वो 4T/R ना होकर लिखेंगे हम लोग 2T/R. यानी कि यहाँ पे बोला गया जो एक्सेस प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल दैट इज डेल्टा P, जो कि लिखते हैं हम लोग P माइनस P0 विल बी इक्वल टू, चूंकि किसी डेप्थ में है तो यहाँ पे लिखेंगे गेज प्रेशर और साथ साथ में
प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ लिख रहे हैं दैट इज 2T/R के बराबर। तो इन साइड वाला पूछा गया हम लोगों से, तो P इन साइड विल बी इक्वल टू दैट इज P0 प्लस रो GH प्लस 2T डिवाइडेड बाई R के बराबर। P0 का वैल्यू दे रखा है दैट इज 1.01 इंटू 10⁵ और प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 3 इंटू G का वैल्यू 10 इंटू H हाइट दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, तो इसको 10⁻² लिखे, प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं 2 सरफेस टेंशन दे रखा है दैट इज 7.3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई यहाँ पे रेडियस, यानी कि रेडियस दे रखा है आपको 0.5 mm डायमीटर है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 रेडियस के टर्म में लिखे इंटू 10⁻³ चूंकि mm में दे रखा था। यानी ये सिचुएशन कुछ ऐसा है आपके पास, एक ये बबल है यहाँ पे इस केस में जो किसी लिक्विड के डेप्थ पे है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे गेज प्रेशर लिखे और इसके द्वारा जो सरफेस टेंशन प्रोड्यूस करेगा दैट इज 2T/R वो लिख रहे हैं। तो पूछा इन साइड वाला प्रेशर, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट किए दैट इज P इन साइड विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये 10⁻² इससे कट हो गया, तो ये बचा क्या आपके पास 1.01 इंटू 10⁵ प्लस देख रहे हैं यहाँ पे 2 से ये 2 कट हो गया, तो इसको क्या 0.02 इंटू 10⁵ के टर्म में लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो ये गया ऊपर हो गया 4 इंटू 7.3 डिवाइडेड बाई 0.5, इसको ऊपर ले गए तो ये 10 हो गया। इसकी वैल्यू को सॉल्व किए तो यहाँ से रिजल्ट मिला। देखिए क्या अगर यहाँ से सॉल्व करें तो लिखेंगे आप 1.00 ये 3 के बराबर हो गया इंटू 10⁵ कॉमन ले लिए और प्लस ये वैल्यूज को सॉल्व किए। तो जब इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ रिजल्ट हम लोग को मिलने लगेगा। तो यदि अप्रॉक्स में सॉल्व करने पे कुछ दिखने को मिलेगा 584 के बराबर। लेकिन देखिए यहाँ 10⁵ है, 10⁵ में 584 अगर हम लोग ऐड भी कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू इसी के बराबर आ जाएगा, दैट इज लिख सकते हैं 1.0 यानी 36 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखने लगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 138. In changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 46.2 joule is done on the system. If the gas is taken from state A to state B via a process in which the net heat absorbed by the system is 22.5 calorie, देखिए कैलोरी दे रखा है, इसको जूल में लिख लेंगे। हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। देखिए फर्स्ट केस में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन लिख सकते हैं। एडियाबैटिक चूंकि प्रोसेस बोला गया फर्स्ट केस में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होता है यहाँ पे 0, दैट इज डेल्टा U। और वर्क डन बोला गया यहाँ पे ऑन द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, बट वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखते हैं निगेटिव, दैट इज माइनस का 46.2। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गया 46.2 जूल के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा कि लेटर केस में जब A से B प्रोसेस के लिए हम लोग आए तब उस केस में हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे यूज किए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U प्लस वर्क डन के बराबर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो दे रखा है आपको 22.5 कैलोरी है, उसको जूल में कन्वर्ट किए तो 4.2 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आपको दे रखा है 46.2 और प्लस यहाँ से ये मिला आपको वर्क डन के बराबर। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 94.8 अप्रॉक्स में 94.5 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, माइनस 46.2 इज इक्वल टू वर्क डन लिखे। जब इसकी वैल्यू को सॉल्व किए तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू, देखिए 46 है, 46 और 94 तो अप्रॉक्स में 48 ही दिखेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 48.3 जूल के बराबर। तो ऑप्शन आया आपके पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139. A copper block of mass 3.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 600 degrees Celsius and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? देखिए जानते हैं हम लोग लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिजेक्टेड पहले लिख लेते हैं, हीट रिजेक्टेड या लिबरेटेड, हीट लिबरेटेड
बाई कॉपर बॉक्स की वजह से, बाई कॉपर ब्लॉक विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाई आइस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाई आइस टू मेल्ट, है ना। ये अपने फेस को चेंज करने के लिए, जानते हैं फेस को चेंज करने के लिए यहाँ पे लैटेंट हीट की बात करेंगे तो m डैश इंटू एल, और जबकि इसका टेम्परेचर 600 से 0 तक लाने में सप्लाई किया गया जो हीट होगा तो वो m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे इसका मास दे रखा है दैट इज 3.5 लिखे, और ये सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखा है दैट इज 0.4, लेकिन देखिए जूल पर ग्राम है और केल्विन में लिखना है, इसको क्या करेंगे केजी में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए, और डेल्टा थीटा आपके पास है 600 माइनस 0 इज इक्वल टू m डैश पता करना है कितना होगा, जबकि लैटेंट हीट दे रखा है वाटर का दिस इज 335, अगेन जूल पर ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए, 1000 से 1000 कट हो गया, तो यहाँ से सॉल्व किए तो m डैश का वैल्यू आ गया आपके पास 2.5 kg के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, estimate the total number of air molecules inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in a room of capacity 60 meter cube at a temperature of 47 degree Celsius and 1 atm pressure के बराबर। तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो PV is equal to nRT या फिर म्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू KB इंटू T, जहाँ पे KB क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। प्रेशर आपको यहाँ पे दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो 1.01 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में P की वैल्यू लिखे, और ये दे रखा है 60 मीटर क्यूब तो ये लिख लिया हम लोग 60 मीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम आ गया 1.38 इसका वैल्यू होता है केबी का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, इसको लिख लिए। और टेम्परेचर दे रखा आपको 47 डिग्री सेल्सियस तो उसको केल्विन में कन्वर्ट किए तो +273 ऐड कर दिए, ये भी आपके केल्विन में केल्विन कट हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये वैल्यूज आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ उसके टर्म में। जब इस वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व किए तो सॉल्व करके रिजल्ट आया अपने पास 1.37 इंटू 10 टू द पावर 27 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, in dielectrics and polarization following relations are given, symbols in electrostatics have their usual meaning, choose the correct option given below। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एग्जिस्ट होने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या करेगा पोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ का जो फेस सरफेस होगा वहाँ पे आ जाएगा माइनस में, और जबकि यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस में आपको यहाँ पे चार्ज पोलराइज्ड हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस वजह से इसके इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू दैट इज E0 डिवाइडेड बाई K, जहाँ पे K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ये पहले थ्योरी पढ़ ली है। वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर की बात कर लें, दिस इज द चार्ज बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बाउंडेड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ लिख लेंगे देखिए डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और डाइपोल मोमेंट को जानते ही होता क्या Q इंटू डी। यहाँ पे अगर इसके बीच का सेपरेशन यहाँ पे D है तो वॉल्यूम की बात करें तो एरिया इंटू डी। तो ये मिला आपको चार्ज, लेकिन किसके चार्ज के द्वारा, जो बाउंड चार्ज होगा यहाँ पे ये बाई डिवाइडेड बाई एरिया, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कूलाम पर मीटर स्क्वायर में इसका यूनिट। दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन वेक्टर। और वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे लिख रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए यहाँ पे कैपिटल D जो दे रखा है एक्चुअल में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड। ये जो होता है D का वैल्यू ये चार्ज होता है, लेकिन किस चार्ज के द्वारा, चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन चार्ज कैसा, ये फ्री चार्ज के द्वारा। तो फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर।
तो यहाँ पे देखिए अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री। अच्छा क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ड्यू टू फ्री चार्ज, और इसको हम लोग लिख लेते हैं ड्यू टू बाउंड चार्ज की तो सिग्मा बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री है, माइनस सिग्मा बाउंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वजह से इंड्यूस होकर ये इसका अपोज करेगा। अगर यहाँ पे फिर से ध्यान से देखें तो क्या सिग्मा माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई के बराबर, और सिग्मा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर पी से, विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो क्या यहाँ से रिजल्ट दिखने लगा हम लोग को, दैट इज पी इज इक्वल टू डी, वेक्टर फॉर्म में लिख ले रहे हैं डी प्लस डी माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई के बराबर। तो ये स्टेटमेंट तो हम लोग को करेक्ट दिखने लगा, यानी बी यहाँ पे सही होगा। अगर बी सही होगा तो यहाँ पे देखते हैं एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ टर्म आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी दैट इज काई ई। जैसे हम लोग काई एम की बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये आता है म्यू रिलेटिव -1, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो होगा उसको लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी -1 या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम फ्री स्पेस -1, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज के -1, जहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये जानते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला और आपके पास होता है पोलराइजेशन के टर्म में, पोलराइजेशन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा काई टाइम्स ऑफ ई वेक्टर वेक्टर फॉर्म में, अदरवाइज मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप यहाँ देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया जिसका यूजुअल मीनिंग है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे ही पी मिल गया तो अगेन लिख सकते हैं यहाँ से दैट इज P इज इक्वल टू पोलराइजेशन दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई इंटू काई ई के बराबर, और यहाँ से देखिए पोलराइजेशन को लिख सकते हैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से पोलराइजेशन सॉरी डी को लिख सकते हैं P प्लस, देखिए D विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस P, और P की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं दैट इज D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, और इसकी वैल्यू को पुट किए प्लस एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई, तो एप्सिलॉन नॉट ई कॉमन ले लिए तो 1 प्लस काई ई, और 1 प्लस काई ई को यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग के के बराबर, तो डी आ गया आपके पास के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये भी करेक्ट है। और फिर इसको रिवर्स जब यहाँ पे लाके पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, इट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट question number 142. An electrical technician requires a capacitance of 4 microfarad in a circuit across a potential difference of 2.4 किलोवोल्ट। अगर इसको 4.2 किलोवोल्ट ले लें, देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज मिलने लगेगा। A large number of 3 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 700 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. देखिए यहाँ पे पहले पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ही पूछा गया कितना होगा, तो मान लेते हैं कैपेसिटर का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे अरेंज किया गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये नंबर ऑफ कैपेसिटर, ये पता करना क्या होगा, ऐसा कुछ जहाँ पे दीज आर द n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर और यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज मिल गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो कैपेसिटर होगा वो लिखेंगे m इंटू n के बराबर। एक स्टेटमेंट बोला गया कि टोटल कैपेसिटेंस 4 चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल आपके पास जो C का वैल्यू दे रखा है वो है 3 माइक्रोफैरेड, और किसी एक के अबाउट जो पोटेंशियल विदस्टैंड कर सकता है यानी V डैश का वैल्यू जो है वो दे रखा है 700 वोल्ट से ज़्यादा नहीं, और जबकि टोटल कितना दे रखा है आपको, ये 4.2 किलो वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो चूंकि सीरीज में जानते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस आइडेंटिकल कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है जितना आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो C/N लिखा करते हैं, सॉरी V/N लिखा करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ईच कैपेसिटर लिखे, दैट इज V डैश इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटर का बाई N। तो यहाँ से V डैश का वैल्यू आप लिख सकते हैं, दे रखा है 700, इसकी वैल्यू को लिख रहे हैं हम लोग 4.2 10⁻³ डिवाइडेड बाई N। तो यहाँ से लिखे N इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाई 700, दैट इज आ गया ये 6, यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अरेंज किया गया यहाँ पे कॉलम के केस में आ गया आपके पास 6, और आल्सो
कैपेसिटेंस की बात करें तो सी इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज में आइडेंटिकल कैपेसिटर कैसे लिखते हैं हम लोग, सी बाई एन, और ऐसा ही अरेंजमेंट पैरेलल में हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से एम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल आइडेंटिकल के लिए एम इंटू सी और सीरीज के लिए सी बाई एन लिखते हैं। इक्विवेलेंट आपको बोला गया चाहिए 4, तो यहाँ 4 लिखे, ये जबकि आपको दे रखा है कितना यहाँ पे 3 इंडिविजुअली, एन की वैल्यू को पता कि 6, तो यहाँ से m मिल गया, ये इससे कट हो गया तो m का वैल्यू आ गया आपके पास 8, m 8 आया, n 6 आया, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर 8 इंटू 6 इक्वल टू 48, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, calculate the peak value of electric field produced by the radiation coming from the 500 watt bulb at a distance of 2 meter. Assume that the efficiency of bulb is 4% and it is a point source. देखिए जब भी यहाँ पे पॉइंट सोर्स बोला जाता है या आइसोट्रॉपिक सोर्स बोला जाएगा, तब उस केस में हम लोग जानते हैं कि सपोज अगर आपके पास एक आइसोट्रॉपिक सोर्स है तो इससे चारों तरफ जो रेडिएशन इमिट होगा, अगर पावर सोर्स इसका P है सोर्स का, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी लिखते हैं दैट इज वो हो जाता है पावर डिवाइडेड बाई एरिया, और पावर और एरिया को लिखते हैं हम लोग 4πr²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पहले इंटेंसिटी की बात कर लें तो इंटेंसिटी है 4% ओनली एफिशिएंट है, तो 4% ऑफ टोटल पावर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 500 वाट के बराबर, और डिवाइडेड बाई इसको लिखे 4π, और डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2 मीटर, तो दैट इज 2 का स्क्वायर लिख लिए, ये इससे कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 4π² आपको ये रिजल्ट मिला, सॉरी 4 इंटू पाई मिल गया, ना कि स्क्वायर मिला आपको, क्योंकि यहाँ पे पाई है। देखिए फिर से लिख लेना है, दैट इज ये 100 से ये 100 ऐसे कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, ये आ गया 5, और ये हो गया आपके पास 4π वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी मिला। लेकिन ये पे पूछा आपसे रेडिएशन इंटेंसिटी की बात करें तो जानते हैं हम लोग रेडिएशन इंटेंसिटी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर। इसकी वजह क्या है, एक्चुअल में इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी होता क्या है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट होने वाले एरिया को, सॉरी ये एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या है, इंटेंसिटी। अब देखिए इसको क्या करें हम लोग, I इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई डी ए इंटू डी एक्स लिख लें, और डी एक्स बाई डी टी लिख लेते हैं। क्या किया हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए डी एक्स से ऊपर नीचे, तो बताइए ये जो लिखा हम लोग पर एरिया इंटू थिकनेस, ये क्या आ गया वॉल्यूम, तो I इज इक्वल टू आपको मिला डी ई डिवाइडेड बाई डी वी, और ये एनर्जी पर, और ये क्या कहलाता है स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट, और ये आपको कहलाता है एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, और एनर्जी डेंसिटी हम लोग जानते हैं ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से इंटेंसिटी का फार्मूला मिल गया आपको, ड्यू टू रेडिएशन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, जहाँ पे ई नॉट पीक वैल्यू इंटू स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे आ गया। ये वैल्यूज को पुट किए, that is 5 divided by 4π is equal to 1/2 into epsilon naught, तो 8.85 10 to the power minus 12 into E naught का स्क्वायर into 3 into 10 to the power 8। ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मिला। अब इसको सॉल्व करना हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे देखो 8.85 टू पावर 12 देखा है, E नॉट का स्क्वायर भी है, E नॉट का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व किए तो यहाँ से E नॉट की जो वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्व करने पे दैट इज 17.3 वोल्ट पर मीटर के बराबर, तो ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन नंबर, ए सर्किट containing a 120 millihenry inductor and 80 microfarad capacitor in series is connected to a 230 volt 50 hertz supply. The resistance of the circuit is negligible। ठीक है, सर्किट नेग्लिजिबल यानी कि ये सिर्फ एलसी सर्किट है। ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर पूछा गया है। यानी कि हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ फेजर डायग्राम की बात करें, अगर एक्स एक्सिस में करंट इन द सर्किट है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर सेम फेज में,
इंडक्टर 90 डिग्री से लीड करता है जबकि कैपेसिटर 90 डिग्री से लैग करता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ये वैल्यू आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 0, चूंकि नेग्लेजिबल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेग्लेजिबल की बात किए तो Z जो होता है वो आइदर यहाँ पे आप लिखेंगे XC माइनस XL के बराबर या फिर XL माइनस XC के बराबर यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। यहाँ पे ये इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया, एक्चुअली हम लोग यहाँ से पता करना होगा कि IRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो लिखते क्या हम लोग VRMS डिवाइडेड बाई Z। जब IRMS मिल जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस में हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप भी पता कर लेंगे। तो उससे पहले पता करने के लिए चाहते हैं यहाँ पे XC पता करना, XL पता करना। तो XL को तो XL इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा को 2 पाई इंटू F फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी इज द 50 हर्ट्ज, इंटू L का वैल्यू दे रखा है 120 मिली हेनरी, 120 मिली हेनरी। तो -3 लिखे। देखिए यहाँ पे 2 इससे ये 10 सब कट हो गया। तो ये आपके पास कितना बचा, 5, ये इससे कट हो गया, 5 2 10 हो गया। तो ये आ गया 12 पाई के बराबर, दैट इज XL। तो 12 इंटू 3.14 भी लिख लेंगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे ओम में। सिमिलरली ऐसे ही पता कर सकते हैं हम लोग XC के बारे में। तो XC क्या हो जाता है 1/ओमेगा-C और 1/2 इंटू पाई इंटू अगेन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू F है और यहाँ पे C का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 80 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड इसको ऐसा लिख सकते हैं 10⁻6 में। अगेन देखिए 5 2 ये 100 हो गया और ये 10 हो गया। तो यहाँ से बचेगा आपके पास 10⁻3 और डिवाइडेड बाई दैट इज 8 पाई के बराबर। फिर अगर इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। जैसे ही ये मिला तो आप Z को पता कर सकते हैं, Z विल बी इक्वल टू आइदर XC माइनस XL, आइदर XL माइनस XC मिलेगा। यहाँ से इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, इस वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले जरा XL की वैल्यू को अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 1000 डिवाइडेड बाई 8 पाई है, 1000 डिवाइडेड बाई 8 पाई अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में ये आपको मिलेगा 39 समथिंग, 39.8 और माइनस अगर यहाँ पे XL की वैल्यू को जो सॉल्व किए थे पहले से ही, तो XL की वैल्यू को भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 37.68 के अप्रॉक्स में, 37.68 के अप्रॉक्स में अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2.12 ओम के बराबर Z की वैल्यू। क्या किया यहाँ पे, इसकी वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 8 और ये है आपका पास 3.14। सॉल्व करने पे अप्रॉक्स में आएगा 39.8 और ये आपके पास आ जाएगा 37.68। दोनों को माइनस किए तो आ गया आपके पास 2.12 ओम के बराबर यहाँ पे वैल्यूज मिला। अब जैसे ये वैल्यूज मिला तो IRMS की वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे IRMS विल बी इक्वल टू VRMS क्वेश्चन में दे रखा है 230 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2.12। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में ये वैल्यू आपको अप्रॉक्स में मिलेगा। देखिए अगर देखें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 23 तो 10 तो आएगा ही, यानी 108.5 एम्पियर के बराबर यहाँ से ये वैल्यूज मिला। तो पूछ रहा है आपसे कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो V इक्वल टू IRMS इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग XC के बराबर, क्योंकि V बराबर I इंटू XC होता है। IRMS का वैल्यू यहाँ से लिख लिया, दैट इज 108.5 इंटू XC अभी सॉल्व किया गया, दैट इज 39.8 यहाँ पे ओम के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में 4318 आपको मिलेगा, दैट इज 4318 वोल्ट के बराबर, 4318 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन आया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। current passing through a wire is a function of time is given as IT is equal to 4t plus 3। यानी फिर करंट को लिख लेते हैं। करंट जानते हैं होता क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज dq बाई dt। वो आ गया आपके पास 4t प्लस 3 एम्पियर के बराबर। तो पूछ रहा है यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4t प्लस 3 इंटू लिख लिया यहाँ पे dt। तो इंटीग्रेट करेंगे वैल्यूज को पता करने के लिए। टाइम दे रखा है आपको t इक्वल टू 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में, तो दैट इज q विल बी इक्वल टू 4 इंटू ये हो जाएगा t² बाई 2 लिमिट 1 से 2 के बीच में प्लस 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t और t dt का t² बाई 2 लिमिट है 1 से लेकर 2 के बीच में। यहाँ पे दिखा आपको 2, इसकी वैल्यूज को पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज 4 - 1 प्लस
3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 6 और प्लस ये आपके पास मिला आपको 3 यहाँ से, तो ये आ गया 9 कूलाम के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, स्टेटमेंट बेस्ड। When ultraviolet light is incident on a photocell, its stopping potential is V0 and the maximum kinetic energy of the photoelectrons is Kmax. When the ultraviolet light is replaced by X-rays, both V0 and Kmax increases. देखिए जानते हैं हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन से बात करें तो Kmax इज इक्वल टू लिख सकते हैं, दैट इज EV0 इज इक्वल टू HF माइनस फाई नॉट, दैट इज इसको SC बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट लिख सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि अगर अल्ट्रावायलेट लाइट, चूंकि यहाँ पे यूवी लाइट शो कर रहा है यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसको रिप्लेस कर देते हैं एक्स रे से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जानते हैं हम लोग कि वेवलेंथ ऑफ जो एक्स रे होता है, चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम होगा वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट से। अगर वेवलेंथ कम है तो इट मीन्स यहाँ पे के मैक्स और साथ साथ में वी नॉट यानी बोथ वैल्यूज गेट इंक्रीज, ये भी बढ़ेगा और साथ साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है यहाँ पे। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद अ स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पे ये भी जानते हैं हम लोग कि अगर किसी मेटालिक सरफेस पे टोटल इंसिडेंट हुआ रेडिएशन यहाँ पे E इज इक्वल टू HF, तो इस रेडिएशन का कुछ पार्ट चला जाता है इसको डिटैच कराने में, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को डिटैच कराने में। बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इसको लेकर भागता है काइनेटिक एनर्जी से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी को रेंज में लिखते हैं 0 से V मैक्स के बीच में। तो ये हम लोग जानते हैं चूंकि यहाँ पे कोलिजन होता है कि स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके तब इसको लिबरेट करेगा, फिर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे जो 0 से V मैक्स का जो रेंज होता है वो ड्यू टू कोलिजन, और उस कोलिजन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से होता है, ना कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 147, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरीड आउट। देखिए यहाँ पे ये नैंड गेट है, दोनों के लिए इनपुट सेम, तो जस्ट इन्वर्जन गेट यानी एंड गेट की तरीके से। तो इनपुट यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे इनपुट B हो गया, तो जो फाइनल यहाँ पे आउटपुट मिलेगा तो A बार इंटू B बार का होल बार, चूंकि एक नॉट गेट और है। और जानते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम से जब सिग्नल सेम हो, यहाँ पे A बार है तो बार लगा दिए और डॉट कन्वर्ट हुआ प्लस में, यहाँ से फिर B बार, और जब सिग्नल में डबल बार हो तो सिग्नल रिमेन सेम हो जाता है। तो y इज इक्वल टू दिखा A प्लस B, तो ये ऑपरेशन किसका होता है, और का, तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट, 148, नेक्स्ट क्वेश्चन, while measuring diameter of wire using screw gauge the following readings were noted. Main scale reading is 2 mm and the circular scale reading is equal to 56 division. Pitch of the screw gauge is 1 mm, यानी पिच क्वेश्चन में स्क्रू गेज का दे रखा है 1 mm, जिसको 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में लिख लेते हैं। एंड इट हैज़ 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो क्या यहाँ से लीस्ट काउंट पता कर सकते हैं? लीस्ट काउंट का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू स्क्रू गेज, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, और नंबर ऑफ रोटेशन पिच दे रखा है 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 1 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर। यहाँ पे लीस्ट काउंट आ गया। और डायमीटर का यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, एरर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यूज दे रखा है 2 mm, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिखे, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन 56 है और लीस्ट काउंट है 1 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो क्या इसको आप और लिख सकते हैं? अगर इसकी वैल्यूज को बात करें तो क्या यहाँ पे अगर हम लोग 100 से ये इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं 0.02 इंटू 10 टू दी पावर -5 और 56 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज ये मिलेगा आपको 56.02 इंटू 10 टू दी पावर -5 के बराबर। यहाँ पे डायमीटर की वैल्यूज आ गई आपके पास। या फिर एक काम और कर सकते हैं, क्या इसकी वैल्यूज को यहाँ पे ऐसे ही के बजाय 2.56 ऐसे भी तो लिख सकते थे, है ना। देखिए यहाँ पे इस वैल्यूज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं।
दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ से 10 टू द पावर -3 कॉमन लेंगे तो -2 बचेगा। -2 का मतलब इसको 0.56 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू आपके पास कितना आ गया, दैट इज 2.56 इंटू 10 टू द पावर -3। 2.56 इंटू 10 टू द पावर -3 ये डायमीटर का रीडिंग आ गया। और इसी की रीडिंग को बोला गया कि ये इसके इक्वल है, देखो mm के बराबर है। तो एक काम और करते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 2.56 mm विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 25 इंटू 2.56 दैट इज हो जाएगा 64 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट question number 149. A finite size object is placed normal to the principal axis at a distance of 40 cm from a convex mirror of focal length 60 cm। पहले इसको बना लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका यहाँ पे पोल हो गया। इस पोल से चूंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हम लोग यहाँ पे, जिसका सेपरेशन दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए। इसका फोकल लेंथ दे रखा है 60 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव होगा। ए प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द मिरर्स कोइंसाइड विद ईच अदर। जानते हैं किसी कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इसके द्वारा बना हुआ जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। और डिमिनिश्ड अगर होगा यहाँ पे तो जानते हैं कि वो राइट साइड में ही बनेगा और साथ साथ में वर्चुअल होगा, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी से बात कर लिए। इट मीन्स यहाँ पे अब जो मिरर को प्लेस करेंगे वो इन दोनों के बीच में प्लेस करेंगे, क्योंकि जानते हैं मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखें उतनी ही दूरी पर इमेज बने। तो इस मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर बनना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों के द्वारा बना हुआ जो इमेज है वो मान लेते हैं यहाँ पे दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो कितनी दूरी पर रखा जाए, तो मान लेते हैं यहाँ से इसका जो सेपरेशन है वो यहाँ से x है और ये इमेज जो बनेगा पोल से उसको बोलेंगे v के बराबर। तो ये सेपरेशन यहाँ पे ज्योमेट्री से बोल सकते हैं 40 - x के बराबर। ये है प्लेन मिरर और ये है आपके पास कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें, अगर ऑब्जेक्ट उसके सामने फोकल लेंथ है तो इमेज बनेगा। तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगा वो पता कर लेते हैं। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या जिसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं v इक्वल टू uf/u माइनस f। सारी वैल्यूज आपको दे रखा है। u है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, चूंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऑब्जेक्ट अगर इधर प्लेस करें तो डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे तो लिखेंगे माइनस में, दैट इज -40। फोकल लेंथ चूंकि इसका पॉजिटिव है 6 सेंटीमीटर इस साइड में, डिवाइडेड बाई यहाँ लिखिए -40 और ये हो जाएगा माइनस का ये 60। तो ये माइनस का 100 माइनस से कट हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, ये आपके पास 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो 24 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगा पोल से मिरर के राइट साइड में, चूंकि वो पॉजिटिव ही आया अपने पास। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू आया। अब कह रहा है कि प्लेन मिरर के द्वारा भी इमेज यहीं पर बने। तो फॉर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग कि फॉर प्लेन मिरर की जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होता है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस के बराबर। इन केस ऑफ प्लेन मिरर इमेज डिस्टेंस के बराबर लिख लिए। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से कितनी दूरी पर है, दैट इज 40 - x, और इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x और प्लस v है। तो यहाँ से लिखे हम लोग x प्लस v, इन वैल्यूज को पुट किया तो ये 40, v को इधर लेकर आए तो माइनस का 24 इज इक्वल टू ये हो गया 2x। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू कितना बचा आपके पास 16 इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा। तो ऑप्शन आया आपके पास सेकेंड। नेक्स्ट question number 150. The resistance R is equal to V by I, where V is equal to 60 plus minus 1.5 volt and I is equal to 25 plus minus 0.1। यानी कि ये जो वैल्यूज है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो ये एरर आ गया इसमें वोल्टेज में, ये एक्चुअल वैल्यू तो ये एरर आ गया। द परसेंटेज एरर इन R पूछा गया। तो सिंस जानते हैं R इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V by I, तो यहाँ पे रिलेटिव एरर लिखेंगे तो डेल्टा R by R विल बी इक्वल टू
डेल्टा वी बाई वी और प्लस बी यहाँ लिखेंगे बिकॉज एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, इसलिए डिवीजन है तब भी यहाँ पे प्लस लिखेंगे। परसेंटेज पूछा गया तो डेल्टा आर बाई आर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे ये वैल्यू है रियल और ये होता है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का वैल्यू दे रखा है 1.5 और एक्चुअल वैल्यू इसका है 60। 100 से मल्टीप्लाई कर लिए प्लस डेल्टा दे रखा है 0.1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो देखिए यहाँ से ये इससे कट हो गया, ये जीरो कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो ये कितना आपके पास बचा, दैट इज ये आ जाएगा 3 से कट कर दें तो ये 5 हो गया, ये आपके पास 2 बचा प्लस ये इससे कट हो गया, यानी कि ये आ गया आपके पास 0.4 के बराबर है ना, 0.4, तो ये कितना हो गया आपके पास 2.5 प्लस 0.4 दैट इज 2.9% के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। Question number 151. The magnetic intensity at the center of a long current carrying solenoid is found to be 4.8 into 10 to the power 4 ampere per meter. If the number of turns is 12 per centimeter, then the current flowing through the solenoid. देखिए सोलेनॉइड से बात करें तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट इज B अपॉन म्यू नॉट विल बी इक्वल टू N इंटू आई के बराबर। ये वैल्यू आपको दे रखा है दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4, नंबर ऑफ टन्स है 12 पर सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो -2 इंटू यहाँ पे आई लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिए इससे 0.4 हो गया इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू आई, तो आई का वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गया, ये इससे कट हो गया तो लगभग ये आ गया 40 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152. A thin disk of mass m and radius r has a mass per unit area sigma r is equal to cr cube, where r is the distance from its center. Its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to its plane. पहले देखिए यहाँ पे चूंकि मास डेंसिटी इसका वेरी कर रहा है, अगर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है तो पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे इसका रेडियस कैपिटल आर है जिसके लिए मास डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस आर, थिकनेस यहाँ पे डी आर, इसका मास होगा डी एम। तो पहले डी एम पता करेंगे, तो डी एम जानते हैं डी एम विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखा है सी इंटू आर क्यूब, और डी ए एलिमेंट का लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर, ये डी एम आ गया। तो टोटल मास पता करने के लिए डी एम का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू एम विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू सी इंटू आर यहाँ पे पावर 4 इंटू डी आर, लिमिट 0 से आर के बीच में, तो टोटल मास कैपिटल एम विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू सी को बाहर कर लिए, ये आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, लिमिट भी पुट कर दिया बिकॉज लोअर लिमिट अगर 0 है तो अपर लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम लोग, और आर की पावर 4 डी आर को होता है आर की पावर 5 डी 5, तो क्या यहाँ से सी की वैल्यू पता कर लें, तो सी का वैल्यू आ गया आपके पास 5m डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर की पावर 5। इक्वेशन नंबर 1 चूंकि आगे अननोन सी था वो पता कर लिए। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस के लिए लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज डी आई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इंटीग्रेट कर लेंगे, डी एम का वैल्यू जान रहे हैं यहाँ पे दैट इज सिग्मा दैट इज सी आर क्यूब इंटू डी ए दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर, और इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, और तो इसको बाहर लिख लेते हैं 2 पाई इंटू सी को बाहर लिखे, आर क्यूब आर स्क्वायर 5 और एक आर और है आपके पास, तो आर की पावर 6 इंटू डी आर, लिमिट 0 से आर के बीच में, तो आई इज इक्वल टू लिख लिया यहाँ पे 2 पाई और सी का वैल्यू पता कर लिया दैट इज 5m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर की पावर 5, ये हो जाएगा आर की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। तो ये से देखिए 2 पाई से 2 पाई कट हो गया, 5 से ये कट हो गया, तो आंसर आपके पास दिखा आई इज इक्वल टू दैट इज 5/7 ऑफ एम आर स्क्वायर, तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट
Question number 153. Two conducting circular loops A and B are placed in the same plane with their centers coinciding as shown in the figure. The mutual inductance between them. देखिए अगर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो इसको प्राइमरी मान लेते हैं, इसमें फ्लो होने वाला करंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे, तो ये है सेकेंडरी कॉइल, तो इसमें फ्लक्स मिलेगा, तो इसको φ2 लिख ले रहे हैं, इसको हम लोग I1 लिख ले रहे हैं क्योंकि जानते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो फाई यानी फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, और जब इन दोनों को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहीं पे आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल जिसको यहाँ पे 2 मान लिए विल बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट की वजह से, और एरिया इसका लिखेंगे सर्कुलर तो पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर आपको दे रखा है यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे ऐसा लिख लिए। और जानते हैं यहाँ पे फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r होता है, तो यहाँ लिखिए म्यू नॉट, यहाँ पे करंट I1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, आर का यहाँ डिस्टेंस दे रखा है आपको 2b के बराबर, ये लिख लिए पाई इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये 4 से ये 4 कट हो जाएगा, तो φ2 डिवाइडेड बाई I1 यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। Question 154. A block of mass m attached to a massless spring is performing oscillatory motion of amplitude capital A on a frictionless horizontal plane. If 1/4 of the mass, यानी 1/4 of the mass of the blocks breaks off when it is passing through its equilibrium point, ये important point है। equilibrium point का मतलब हो गया mean पोर्शन पे, और जानते हैं कि at mean velocity क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम, यानी कि V max जो इनिशियल होगा वही V max यहाँ पे सेकंड केस में मिलेगा फाइनल, और V max को जानते हैं लिख सकते हैं V max V बराबर A ओमेगा होता है, तो यहाँ पे A ओमेगा 1, इसको A1 ओमेगा 1, तो इसको A2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं। A1 और ओमेगा को जानते हैं अंडर रूट K बाई M दैट इज M1, दैट इज A2 इक्वल टू अंडर रूट K बाई M2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से A2 K से K कट हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड A2 विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे A1 टाइम्स ऑफ अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाई M1, तो A1 की वैल्यू यहाँ पे A बोला गया, अंडर रूट मास M2 की बात करें 1/4 तो इसका ब्रेक ऑफ होकर चला गया, तो रेस्ट कितना बचा आपके पास दैट इज 3/4 ऑफ M, इनिशियल वैल्यू आपको M दे रखा था, तो रिजल्ट आया आपके पास अंडर रूट 3/2 इंटू A दैट इज A2, तो F का वैल्यू पूछेगा तो अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 इंटू ए, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 sorry, assertion and reason based. If oxygen ion O-2 and hydrogen ion H+ enter normal to a magnetic field with equal momentum, then path of O-2 ion has a smaller radius of curvature than that of H+. जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखेंगे mv/qb, जिसको लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख रहे हैं b। तो यहाँ से बोला गया लीनियर मोमेंटम और b रिमेन सेम, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज दिखा, और जान रहे O-2 के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि यहाँ पे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली फर्स्ट चार्ज है एक ही है, तो यहाँ पे जिसके पास चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस यहाँ पे कम, तो यहाँ की इट मीन्स रेडियस ऑफ O-2 लेस देन हो जाएगा रेडियस ऑफ H+। तो फर्स्ट यहाँ पे जो असर्शन बोला गया कि आयन हैज अ स्मॉल रेडियस ऑफ, तो ये करेक्ट दिख रहा अभी। सेकंड की बात करें, रीजन क्या है कि प्रोटॉन विद सेम लीनियर मोमेंटम, देखिए सेम बोल दिया गया, एंड इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म अ पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चार्ज तो सेम होता है, यहाँ पे हम लोग चार्ज के रेशियो के टर्म में बात कर रहे हैं, अगर लीनियर मोमेंटम सेम है तो यहाँ पे बोल दिया स्मॉलर है, तो ये तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, the velocity time graph of an object moving along a straight line is shown in figure. What is the distance covered by object between 0 to 8 सेकेंड। देखिए velocity time graph है, जानते हैं हम लोग velocity time graph का जो एरिया होता है वो बताता है डिस्टेंस, तो एरिया ऑफ VT कर्व
या VT ग्राफ, प्रोवाइड द यहाँ पे डिस्टेंस। तो 0 से 8 के बीच में बोला गया, तो एक एरिया आपके पास ये है, दूसरा एरिया ये है, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन 0 टू 8 सेकेंड के लिए एरिया पता करना होगा बिटवीन 0 टू 4 देन 4 टू 8। तो 0 टू 4 के बीच में ये ट्रायंगल है, तो हाफ हाफ बेस है आपके पास 4 माइनस 0 और हाइट है आपके पास 15 माइनस 0 प्लस A2 की बात करें तो यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, तो 8 माइनस 4 इंटू L इंटू बी लिखे, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, तो ये दिखा आपको 30 टोटल डिस्टेंस लिख रहा है, और ये भी आपके पास आ गया यहाँ पे 60, तो ये आपको आ गया 90 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा सेकंड। नेक्स्ट, वन 157 क्वेश्चन नंबर। एंड LCR सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस 50 नैनो फैरेड, यानी सी दे रखा है आपको 50 नैनो फैरेड, लिख लेते हैं ऐसा, एंड रेजिस्टेंस R इक्वल टू 80 ओम। LCR सर्किट है ये, यानी इंडक्टेंस भी है इसमें। इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 1 किलो हर्ट्ज 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज के बराबर, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। जानते हैं LCR सर्किट में I मैक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई Z min, और Z min का मतलब हो गया ये हो जाएगा रेजिस्टेंस के बराबर। ये तभी पॉसिबल होगा जब रेजोनेंस का कंडीशन हो जाए, तो XL बराबर हो जाए XC के। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L, ये हो गया 1 अपान ओमेगा C, तो यहाँ से इंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 1 अपान ओमेगा स्क्वायर इंटू C, दैट इज 1 अपान ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू फ्रिक्वेंसी, तो 10 टू द पावर 6, और ये दे रखा है आपको नैनो फैरेड में, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 के बराबर। तो देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, ये 7, ये 2 बचा, तो ये 2 है तो ऊपर लेकर चले गए, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रॉक्स में 10 के बराबर, तो 10 से 10 कट हो गया, तो ये यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ये है ना, देखो फिर से देख ले रहा है, ये 5 है, सॉरी ये, हाँ ये देखिए 10 टू पावर ये हो गया 6, ये यहाँ पे बचेगा आपके पास 7, ये हो जाएगा 7 तो -3, और ये हो जाएगा 20, 5 20, तो यहाँ 2 बचेगा, है ना, यहाँ 2 बचेगा। इसको फिर से लिख ले रहे हैं, देखिए इसको फिर से यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग सही तरीके से। देखिए ये क्या हो जाएगा 1 अपान 5 4 ये हो जाएगा 20, और इससे मल्टीप्लाई तो 200, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लिखे, इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे बचा -3, तो देखिए ये भी इससे कट हो गया, ये सब इससे कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.5 हेनरी के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 158। Two satellites A and B move round the Earth in the same orbit. The mass of A is twice the mass of B. The quantity which is same for two satellites. देखिए अगर ये मान लेते हैं ये अर्थ है या कोई प्लेनेट है जिसके चारों तरफ ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा VO, सेपरेशन यहाँ से ये, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, सैटेलाइट का मास हम लोग लिख रहे हैं स्मॉल m, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी VO जानते हैं वो होता है √G इंटू M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जो सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है सोर्स ऑफ बॉडी यानी प्लैनेट, यानी जिसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है। तो एक ही चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट दिखेगा, वो है स्पीड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे तो ये जानते हैं आप Gmm डिवाइडेड बाई 2r होगा, ये -Gmm बाई r -Gmm डिवाइडेड बाई 2r, सब में ये डिपेंड कर रहा है, तो कांस्टेंट सिर्फ एक ही दिखा स्पीड, तो ऑप्शन आया 4। नेक्स्ट, 159 क्वेश्चन नंबर। An unpolarized light beam of intensity 4I0 is passed through a polarized P and then through another polarized Q which is oriented in such a way that is passing axis make an angle of 30 degree relative to that of P। यानी कि पहले यहाँ पे एक पोलराइड आपके पास P है, ऐसा कुछ मान लेते हैं इसका एक्सिस है, अब इसी के एक्सिस से एक दूसरा पोलराइड कुछ ऐसे पास हो रहा है, ये है इसका ये पोलराइड, जिसका इसके एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है 30 डिग्री के बराबर। अगर ये 30 तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री दिखेगा आपको, है ना। यहाँ पे ये इंसिडेंट वैल्यू दे रखा है आपको 4I0,
मान लेते हैं यहाँ पे आने वाला ये I, इसको P बोल दिए, इसको Q बोल दिए, ये 30 डिग्री, यहाँ पे फाइनल पास हो रहा है I2। जानते हैं हम लोग फर्स्ट पोलराइड से पास होने वाला जो इंटेंसिटी होता है वो इनिशियल वैल्यूज़ का हाफ हो जाता है, तो दैट इज़ 4I0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ गया 2I0 के बराबर। और फ्रॉम माइलस लॉ से, चूँकि किसी एंगल पे आ गया ये दूसरा पोलराइड, फ्रॉम माइलस लॉ जानते हैं इंटेंसिटी I इक्वल टू होता है I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला। और अपने पास यहाँ पे जो I है उसकी जगह पे I2 और जो I0 है उसकी जगह पे आने वाला इंटेंसिटी है 2I0 इंटू कॉस स्क्वायर और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, दैट इज़ 2I0 कॉस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास दैट इज़ 3I0 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। ए चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 20 मीटर एबव। ये देखिए 20 मीटर एबव है, क्लिफ पे खड़ा हुआ है ऐसे, एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड। ये देखिए थ्रोज कर रहा है इनिशियली हॉरिजॉन्टल स्पीड दैट इज ux से, जो कि है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी uy यहाँ पे 0 वर्टिकल। नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। जब इसको ये थ्रो करेगा तो ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ यहाँ पे किसी स्पीड v से आके टकराया, तो इसके पास दो कंपोनेंट, एक vx एक vy। तो पूछा किस स्पीड से आके टकराएगा। जानते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलरेशन होता है 0, तो vx बराबर हो जाएगा ux, और जो कि यहाँ पे दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड के बराबर। आल्सो जानते हैं vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। तो uy है 0 आपके पास, तो vy स्क्वायर यानी vy लिख सकते हैं आप अंडर रूट, यहाँ पे 2ay है g के बराबर, और चूंकि ये रेफरेंस के ऊपर है हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे h है, h का वैल्यू दे रखा है आपको, यहाँ पे चलो 20 लिख लेते हैं, फिर बाद में प्लेस कर लेंगे, दैट इज 2, g का वैल्यू 10, ये 20, तो ये आपके पास हो गया 400 यानी 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो पूछा कि किस स्पीड से आके टकराएगा, तो वो स्पीड है v, जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर, दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 15, दैट इज 225 प्लस ये हो गया आपके पास 420 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 625 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट question number 161. A capacitor of 40 microfarad is connected in a circuit as shown in figure. The charge on the upper plate of the capacitor. देखिए यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज करना तभी शुरू करेगा जब ये स्टेडी स्टेट की हम लोग बात करें, क्योंकि जैसे ही कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी सोर्स से, तो इनिशियली ये चार्ज होना शुरू करता है तो बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट, लेकिन जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो यही कैपेसिटर बिहेव करता है एज ए ओपन सर्किट। जैसे ही ये ओपन सर्किट, तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। उसी कंडीशन में आपसे पूछा गया कि चार्ज क्या होगा, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा तो चार्ज आएगा नहीं, वही आपसे पूछा गया, नहीं स्टेडी स्टेट में पूछा गया। जैसे स्टेडी स्टेट में यहाँ पे पता कर रहे हैं हम लोगों को, तो करंट आ जाएगा सर्किट से, ये कनेक्शन तो हट गया, चूंकि यहाँ ओपन सर्किट हो गया, सब सीरीज में आ गए, तो करंट थ्रू द सर्किट हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई सब सीरीज में है, दैट इज 6 किलो ओम के बराबर, तो दैट इज 2 मिली एम्पियर आ गया करंट इन द सर्किट। अब इसके अक्रॉस चूंकि ओपन सर्किट है, जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा वही, जो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस मिलेगा कैपेसिटर के अक्रॉस में। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 किलो ओम विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू I इंटू आर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी मिल गया यहाँ से, I का वैल्यू है 2 मिली एम्पियर और इंटू ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 किलो ओम, तो ये वैल्यू आ गया 4 वोल्ट के बराबर। और जानते हैं हम लोग Q बराबर होता है C इंटू वी, तो C वैल्यू यहाँ पे 40 माइक्रोफैरड और V का वैल्यू आया आपके पास 4, तो ये आ गया 16 माइक्रो कूलाम के बराबर। तो आपको ऑप्शन दिखा यहाँ पे फर्स्ट। 162. A body of mass m dropped from a height h reaches the ground with a speed of 0.6 under root gh. The value of work done by the air friction.
देखिए क्या यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग फ्रॉम KWT वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क कौन कौन करेगा, एक तो ग्रेविटी, दूसरा वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल तो यहाँ पे जीरो हो चुके, ड्रॉप कर रहे हैं, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस का वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस के फाइनल, दैट इज माइनस का mgh प्लस के फाइनल का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, और v आपको दे रखा है दैट इज 0.6 इंटू 0.6 इंटू GH के बराबर। तो देखिए ये यहाँ से इससे कट हो गया, तो 0.3 ये 18 हो गया, तो माइनस का mgh प्लस 0.18 mgh, तो 1 माइनस 0.8, तो माइनस में आ गया आपका 0.82 mgh के बराबर। दिस इज वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट 163 क्वेश्चन नंबर। If for a n-type semiconductor the density of electron is 10 to 10 power 22 per meter cube and their mobility is 0.5 meter square per volt second, then the resistivity of the semiconductor, since it is an n-type semiconductor, contribution of holes is ignored, is equal to। देखिए हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर को लिखते हैं E टाइम्स ऑफ NE म्यू E प्लस NH म्यू H, और फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा E टाइम्स अप्रॉक्स में, दैट इज NE इंटू म्यू E। वैसे ही बोला गया होल्स को इग्नोर करना है, तो ये वाला टर्म इग्नोर, क्योंकि H रिप्रेजेंट करेगा होल्स को, ये इलेक्ट्रॉन को। तो सिग्मा n पहले पता कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, और n की वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर 22, मोबिलिटी है दैट इज 0.5। तो देखिए यहाँ से 19 है, ये 22 है, और ये 0.5 है, ये 1.6 है, तो 16 इंटू 5 लिख लेते हैं। 2 0 यहाँ से आया तो ये हो जाएगा 20 और 21, तो ये बचेगा आपके पास कितना, ये वैल्यूज आपके पास आ गया। देखिए अगर इसकी वैल्यूज को लिखे तो माइनस का ये 20 हो जाएगा, माइनस का 21, तो ये 10 बचा, तो ये आ गया आपके पास 1800 मिला सिग्मा। तो आप जानते हैं रेजिस्टिविटी पूछा गया, तो 1 अपॉन सिग्मा के बराबर, दैट इज 1 अपॉन 800 के बराबर। जब इसको सॉल्व किया तो रो का वैल्यू आ जाएगा 1.25 10 टू द पावर माइनस 3 ओम मीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Now next question, question number 164. The end correction of a resonance column is 0.5 centimeter. The shortest length in resonating with the tuning fork is 12 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं जो एंड करेक्शन है, एक्चुअल में ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप के फ्री एंड पे एंटी नोड ना बनकर एयर में ही पहले से ही एंटी नोड का फॉर्मेशन हो जाना, यही कहलाता है आपका एंड करेक्शन, जिसको ई से लिख रहे हैं। जबकि यहाँ पे लेंथ है L1, चूँकि ये एंटी नोड है, ये नोड है, तो फर्स्ट केस में जो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है विद द हेल्प ऑफ एंड करेक्शन वो भी होगा λ/4 के बराबर। सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ होगा L2 प्लस ई, तो 3 टाइम्स ऑफ λ/4 के बराबर, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। तो क्या यहाँ से L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ λ/4 की जगह पे L1 प्लस ई, तो दैट इज 3L1 प्लस 3E इज इक्वल टू ये है L2 प्लस ई के बराबर। ई को इधर ट्रांसफर किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 2E। तो एंड करेक्शन का वैल्यू यहाँ पे मिला आपको, दैट इज विल बी इक्वल टू L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते थे L2 का जो वैल्यू होगा वो 3L1 प्लस 2E के बराबर। तो L2 इज इक्वल टू 3L1 दे रखा है क्वेश्चन में। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिखे प्लस 2 और E का वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पे हो गया ये 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो आंसर दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट 165 question number. A perfectly diamagnetic sphere has a small spherical cavity at its center which is filled with a paramagnetic substance. The whole system is placed in a uniform magnetic field B.
द फील्ड इनसाइड द पैरामीट्रिक सब्सटेंस, देखिए पहले क्या है, यहाँ डायामैग्नेटिक स्फीयर से इसको इनक्लोज किया गया और देखिए ए परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर हैज अ स्मॉल स्फेरिकल कैविटी एट द सेंटर, यहाँ पे कैविटी है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पर जब नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन दिखाएगा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट, (166) Two tubes of radii R1 and R2 and length L1 and L2 respectively are connected in series and a liquid flows through each of them in streamline condition. P1 and P2 are the pressure differences across the two tubes. If P2 is 9 P1 and L2 is L1 by 9, then the radius of R2 will be equal to, जानते हैं यहाँ पे हम लोग जो फ्लूइड का फ्लो होता है इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो कुछ ऐसा देखते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसा कुछ देखने को मिलता है, सेंटर पे ज़्यादा फिर कम, जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल Q या कैपिटल V इज इक्वल टू दैट इज π/8, इसको पॉइजन्स थ्योरम भी बोलते हैं। π/8 P इंटू आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई नीटा इंटू एल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेंथ है, रेडियस है और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। सीरीज में दो कनेक्टेड है तो जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो दोनों में सेम होगा, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2, दैट इज π/8 और नीटा सबसे कट होता चला जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे P1 इंटू R1 की पावर 4 बाई L1, बिकॉज ये π/8 इंटू नीटा सब कट हो जाएगा। ये मिलेगा आपको P2 इंटू R2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई L2 के बराबर। अगर यहाँ पे P1 को P लिख रहे हैं, रेडियस R1 को यहाँ R1 लिखा गया तो R1 लिख ले रहे हैं, यहाँ पे P1 दे भी रखा, चलिए P1 लिख ले रहे हैं, यहाँ पे L1 है। P2 का जो वैल्यू है वो 9 टाइम्स ऑफ P1 है R2 की पावर 4 और L2 जो है वो L1 बाई 9 टाइम्स है। तो यहाँ से यहाँ पे ये तो P/L1 यहाँ से कट हो गया, तो ये मिला आपको 91। तो R2 की पावर 4 9 इंटू 9 81 हो गया, सॉरी 91 81 इंटू R1 की पावर 4, क्या यहाँ से R2 की पावर 4 इसको R1 बाई 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो R2 आ गया आपके पास R1 डिवाइडेड बाई 3, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, (167) क्वेश्चन नंबर, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड एट 25 वाट एंड 200 वोल्ट। पहले यहाँ पे दो बल्ब बना लेते हैं, अब बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट, है ना। ये इंफॉर्मेशन पहले यहाँ पे शेयर कर लेते हैं हम लोग। ये वैल्यू आपको दे रखा है 200 वोल्ट के बराबर, और ये है आपके पास फर्स्ट केस में रेटिंग वोल्टेज, इसका रेटिंग वोल्टेज, तो इसका रेजिस्टेंस R1, ये इसका रेटिंग पावर, इसका रेटिंग वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस R2। इफ द 25 वाट एंड 100 वाट बल्ब ड्रॉज अ पावर, जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में बोल रहा पावर P1 ड्रॉज किया, इसने P2 ड्रॉज किया। तो चूंकि कनेक्शन यहाँ सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होता है, अगर हम लोग पहले सर्किट से करंट पता कर लें, करंट आ जाएगा तो इसके अक्रॉस P1 और P2 पता कर लेंगे, बिकॉज P1 को लिख सकते हैं इन केस ऑफ सीरीज होने की वजह से तो I² इंटू R1, और P2 को लिख लेंगे हम लोग I² इंटू R2 के बराबर, यानी बचा क्या, रेजिस्टेंस पता करने के लिए। तो जानते हैं हम लोग पावर इक्वल टू लिख सकते हैं, रेटिंग पावर जो होगा वो V² डिवाइडेड बाई R1 के बराबर। तो फर्स्ट केस में R1 का वैल्यू मिला आपको, R1 इक्वल टू इसका रेटिंग वोल्टेज दे रखा है 200, ये भी है 200 डिवाइडेड बाई इसका पावर है यहाँ पे 25। तो ये वैल्यूज देखिए यहाँ से कितना मिला आपको, ये हो जाएगा ये 25 इंटू 8 जा, तो R1 का वैल्यू आ गया आपके पास 1600 ओम फर्स्ट केस में। एंड सिमिलरली R2 की बात की, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेटिंग पावर इसका पता करने के लिए रेटिंग वोल्टेज लिखे और पावर है रेटिंग यहाँ पे 100, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, दैट इज आ गया ये 400 ओम के बराबर। जैसे यहाँ पे 400 ओम मिला तो करंट बता देंगे सर्किट में, करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू V इंटू डिवाइडेड बाई सीरीज में है तो R1 प्लस R2, V का वैल्यू है अगेन 200 और ये वैल्यू हो जाएगा 1600 प्लस 400, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 20,000, ये आ गया आपके पास इक्वल टू 1/10 एम्पियर के बराबर। जैसे 1/10 एम्पियर मिला तो यहाँ पे P1 कितना आ जाएगा, तो 1/10 यानी 100 इंटू R1 का वैल्यू है आपके पास 1600, तो ये आ गया 16 वाट। तो 16 वाट आपको P1 दिखा, एक ही जगह ऑप्शन है, या तो ये होगा या तो ये होगा। सेकंड वैल्यू और पता करना होगा तो R2 विल बी इक्वल टू दैट इज 1/100 और ये वैल्यू है आपके पास 400 के बराबर, तो ये आ गया 4 वाट।
तो P1 है 16 वाट, P2 4 वाट, तो ऑप्शन दिखा 4। नेक्स्ट 168 क्वेश्चन नंबर। Four forces are acting at a point P in equilibrium as shown in figure. The ratio of forces F1 to F2 क्या होगा पूछा गया है। देखिए इसका एक कंपोनेंट आप जानते हैं इधर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज 3 cos 30 डिग्री। वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा 3 sin 30 डिग्री। इसका भी इधर वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लस करके लिख ले रहे हैं, दैट इज 6 cos 30 के बराबर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज 6 sin 30 के बराबर। फॉर इक्विलिब्रियम, देखिए फॉर इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ फोर्सेस अगर x के लॉन्ग 0 कर दें और समेशन ऑफ फोर्सेस y के लॉन्ग 0 कर दें तो इक्विलिब्रियम। फर्स्ट केस में देख रहे हैं यहाँ पे F1 प्लस 3 cos 30 इज इक्वल टू बैलेंस करेगा 6 sin 30 को, तो यहाँ से F1 का वैल्यू आ गया 6 sin 30 1/2 तो किया ऐसा मिला, प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये 3√3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी प्लस में नहीं इधर लेकर आए ट्रांसफर किए तो माइनस होगा, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3 माइनस दिस। तो F1 का वैल्यू यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस √3/2 इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली इधर सिग्मा एफ वाई की बात करें तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 6 cos 30 और प्लस 3 sin 30 इज इक्वल टू बैलेंस्ड बाई F2 डाउनवर्ड फोर्स। ये 6 cos 30 है और यहाँ पे आपके पास 3 sin 30 है, तो 6 लिखे, इसकी वैल्यू है √3/2 प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू F2। तो क्या यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लिए या 3 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 1/2 के बजाय 3 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 3 कॉमन लिए तो ये आ गया 1/2 प्लस 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 इससे 3 भी कट हो जाएगा, तो ये 3 कॉमन आ गया, तो ये मिला आपको √3, है ना, बिकॉज ये 2 इंटू 3 मिल जाएगा आपको, 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया F2। F2 को और सही से लिखे तो ये F2 का वैल्यू आ गया आपके पास 3/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2√3, 1 प्लस 2√3, 2 को ले लिया यहाँ पे कॉमन, सही करें ना, हाँ ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया आपसे, दोनों को जरा डिवाइड कर देते हैं, F1 बाई F2। F1 का वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ, इसको 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को भी देखो लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2√3, ऐसा 3/2 कट हो गया, 2 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 1.732, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपके पास 64, ये हो जाएगा 3.4 प्लस 1 किए तो नीचे आ गया आपके पास 4.464 और ये आपके पास आ जाएगा 2 में माइनस किया आपने 1.732, तो 1.732 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज 2 की वैल्यू है यहाँ पे, और 1.732 बिकॉज 2 यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, दैट इज ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करना होगा, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट लिख लेंगे हम लोग, दैट इज 0.268, क्योंकि जब माइनस करेंगे ना तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 0.268 के बराबर F1 बाई F2। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.06, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 100, जिसको आप लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 50 के बराबर, तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट 169 क्वेश्चन नंबर। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा ये बताना है आपको। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पे A, B और C यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। देखिए जानते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से अगर फर्स्ट केस की बात करें तो जानते हैं कि पहला वेक्टर सेकंड इसी के हेड से स्टार्ट हुआ, फिर अपोजिट वे में ऐड करते हैं तभी कहलाता है रिजल्टेंट। तो फर्स्ट वेक्टर दूसरा इसके हेड से शुरू किए C बराबर आ गया B, यानी A प्लस C बराबर B कहाँ देखने को मिला, A प्लस C बराबर B, यानी C का होना चाहिए फर्स्ट, तो C का होना चाहिए फर्स्ट, जहाँ पे C का फर्स्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। इस केस में देखते हैं, देखिए
ये पहला वेक्टर है, सेकंड इसके, देखिए नहीं फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड इसके उससे अटैच किए। आपको यहाँ पे लिखना है कि देखिए क्लोज वे में आ गया। देखिए ये रेगुलर ऑर्डर में फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर एक क्लोज लूप बना रहा है, इट मीन्स रेगुलर ऑर्डर में है। तो a प्लस बी प्लस सी का सम मस्ट बी इक्वल टू अ नल वेक्टर। तो a प्लस बी प्लस सी का सम मस्ट बी अ नल वेक्टर, तो d का होना चाहिए सेकंड, तो c का फर्स्ट, d का सेकंड। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिखा आपको, c का फर्स्ट और d का सेकंड, ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। Two identical thin biconvex lenses of focal length 24 cm, refractive index 1.5 cm, refractive index 1.5 are in contact with each other. The space between the lenses is filled with a liquid of refractive index 1.25. The focal length of the combination क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, दो बाई कॉन्वेक्स लेंस हैं, ऐसा बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इनका आरओसी सेम है, इसके मिडिल में यहाँ पे बनने वाला देखिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस है, जिसके लिए यहाँ पे म्यू का वैल्यू दे रखा है 1.25 का, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक यहाँ पे लिक्विड फील्ड कर दिया गया। अगर इसको आप और ध्यान से देखें तो क्या आपके पास यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन दिखेगा तीन लेंसेज का, ऐसा कुछ, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है 1.25, जबकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 ग्लास का बना हुआ है, 3/2 ग्लास का बना हुआ है। जानते हैं जब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो या इक्वी कॉन्केव लेंस हो, अगर ग्लास का बना हो और यहाँ पे आरओसीज सेम हो तो फोकल लेंथ वही हो जाता है जो आरओसीज होता है। उसको आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं, 3/2 - 1 दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 2/r। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया 1/r। तो f का वैल्यू आ गया आपके पास r के बराबर, जो कि यहाँ पे फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चूंकि अब इसके अगर फोकल लेंथ की हम लोग इसके फोकल लेंथ को f1 मान लें, इसके फोकल लेंथ को f2, इसके फोकल लेंथ को f3, तो फॉर कॉम्बिनेशन के लिए जब लिखेंगे तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो अब यहाँ पे 1/f2 पता कर लेते हैं, जो कि कॉन्केव लेंस के लिए दैट इज म्यू -1, और यहाँ पे माइनस का 2/r, चूँकि यहाँ पे R1 होता है यहाँ पे नेगेटिव, R2 होता है यहाँ पे पॉजिटिव। तो 1/f2 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 1.25 - 1 इंटू ये -2, और r का वैल्यू है आपके पास 24 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गया 0.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 24 माइनस में, ये हो गया आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाई 24, जिसको आप -5 डिवाइडेड बाई 240 लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास आ गया माइनस का 1/, ये हो गया 48। तो यहाँ से f2 का वैल्यू मिल गया आपको, दैट इज विल बी इक्वल टू माइनस का 48 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर दिए। तो 1/f इक्वल टू ये वैल्यू है 1/24, और इसकी वैल्यू भी प्लस 1/24, जबकि इसकी वैल्यू आया अपने पास माइनस का 1/48। तो इसको लिख सकते हैं 1/12 माइनस 1/48, 48 ले लिए कॉमन, यहाँ पे आ गया ये 4 - 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 48। तो ये आपके पास आ गया 3, ये 1 इससे कट हो गया 1, और ये आ गया 16। तो 1/f, तो f का वैल्यू आ गया 16 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 171. A 12.75 electron volt electrons beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. The number of spectral lines emitted. देखिए यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ पे लेयर नहीं बताया गया, तो इसका मतलब हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ पे डेल्टा ई की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट इज 13.6 1 माइनस 1/n स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको दे रखा है 12.75। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि जब डिफरेंस की बात करते हैं 12.75 तो n बराबर 4 पे वैल्यू होता है माइनस का 0.85, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर है ना, ये अगर याद हो आपको
तो यहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल पे 13.6 है तो यहाँ पे माइनस का 8.5 है, दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो ये आता है 12.75। सॉल्व करने पे भी आपको n का वैल्यू आ जाएगा 4। जैसे n का वैल्यू 4 आया तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, (172) question number. A sonometer wire of length 186 cm is fixed at the ends where should be 2 bridges be placed so as to divide the wire into 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio 2:3:5। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मीन्स L1 रेशियो L2 रेशियो L3 विल बी इक्वल टू 1/F1 रेशियो 1/F2 रेशियो 1/F3। इट मीन्स L1 रेशियो L2 रेशियो L3 विल बी इक्वल टू 1/F1, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दैट इज 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो, ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से देखिए अगर 30 की बात करें तो सब इससे कट हो जाएगा एलसीएम लेने पे, 30 से कट के तो ये हो गया 15 रेशियो, ये हो जाएगा 10 रेशियो, ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो यहाँ से देखो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 आ गया। जहाँ पे L1 की बात करें तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ये 15 है डिवाइडेड बाई सब का सम यहाँ पे करेंगे तो ये कितना मिला आपको, ये 15 है 25 हो गया प्लस 6 ये तो 31 मल्टीप्लाइड बाई टोटल, चूंकि टोटल लेंथ का यहाँ पे रिजल्ट है और टोटल लेंथ आपको दे रखा है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 31 और टोटल लेंथ है 186। तो इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आपके पास फर्स्ट केस में आएगा 90 सेंटीमीटर L1 का वैल्यू, ये 90 सेंटीमीटर मिला। और सेकंड केस में जब L2 की बात करेंगे तो L2 विल बी इक्वल टू, ये है टोटल लेंथ का 10/31 ऑफ 186। तो इसको सॉल्व किए तो ये आ जाएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर, है ना, ये 60 सेंटीमीटर। लेकिन फ्रॉम एंड ए से बोला गया है, फ्रॉम किसी एक एंड से, तो फर्स्ट 90 चल चुके हैं और ये अब आपके पास 60 ब्रिजेस का पोजीशन, तो ये दिखा 150 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे 4, 90 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, तो ऑप्शन आया 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 173। In a Young's double slit experiment, 24 fringes are observed on a small portion of a screen when light of wavelength 600 nanometer is used. 36 fringes are observed on the same section of the screen when other light source of wavelength lambda is used. Then the value of lambda, जानते हैं आप यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होता है वो बीटा रिमेन कांस्टेंट, दैट इज n1 lambda 1 विल बी इक्वल टू n2 lambda 2। डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे n2 lambda 2, यहाँ पे n1 इंटू ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस है। फर्स्ट केस में ये 24, उस केस में वेवलेंथ आपको दे रखा है 600 नैनोमीटर। सेकेंड केस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस है 36, तो लैम्डा 2 पूछा गया, तो यहाँ पे 12 से इसको कट गए, 3 से कट किए, यहाँ पे 2 से कट हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया आपके पास 400 नैनोमीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4 और 3। नेक्स्ट, question number 174. A satellite is moving with a constant speed 2v in a circular orbit around the earth। पहले जो स्टेटमेंट बोला गया वो बना लेते हैं। ये एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी vo जो कि दे रखा है कितना, 2v के बराबर, इससे रिवॉल्व करना शुरू किया अर्थ के रिस्पेक्ट में सेपरेशन r से, यहाँ पे m सैटेलाइट, कैपिटल M अर्थ। An object of mass m is ejected from the satellite such that the just escape from the gravitational pull। जस्ट escape from the gravitational pull का मतलब ये हो गया कि escape velocity की बात हो रही, और जानते हैं हम लोग जो escape velocity होता है वो √2 times of orbital velocity, that is √2 times of 2v according to question यहाँ दे रखा है। देन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, तब इस केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ, ताकि ये ग्रेविटेशनल पुल से दूर चला जाए तो mv², हाफ ऑफ m लिखे, और ve का वैल्यू आपके पास है √2 इंटू 2v का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, बिकॉज अच्छा लिख लेते हैं हाफ ऑफ m, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया 4v²,
दैट इज 4 ऑफ mv² इज द आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिखा, तो ऑप्शन आया आपके पास सेकंड। नेक्स्ट, 175 question number. In a nuclear fission process, a high mass nuclide A is equal to 240 with binding energy 7.3 mega electron volt per nucleon dissociates into middle mass nuclides having binding energy of 7.7 mega electron volt पर न्यूक्लियन देन इज रिलीज इन द प्रोसेस। मिडिल का मतलब ये हो गया कि वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी इक्वल टू होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो कि दे रखा है आपको 7.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और ये जानते हैं यहाँ से, तो बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में, दैट इज 7.3 इंटू बाइंडिंग एनर्जी है 240, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस में बाइंडिंग एनर्जी जब स्प्लिट हुआ तो दो में स्प्लिट हुआ, मिडिल बोला गया तो दो में स्प्लिट हुआ। उसका यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखा है 120 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसका 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये भी आ गया 7.7 इंटू 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू लिख लेंगे E2 माइनस E1। ये वैल्यू आपके पास 240 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 7.7 माइनस 7.3 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो ये आ गया 240 इंटू 0.4, ये आ जाएगा आपके पास 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दिस इज द एनर्जी रिलीज। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 176। ए वेज ऑफ मास m 5m लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एट रेस्ट। यानी कोई एक ऐसा वेज है, मान लेते हैं कोई एक इस टाइप का वेज है जिसका मास है कैपिटल M इज इक्वल टू 5m, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे लाई कर रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m अप्रोचेज द वेज विद अ स्पीड, एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, स्पीड v से इसको अप्रोच कर रहा है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द वेज, यहाँ हर जगह यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, जीरो है। द मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय द पार्टिकल ऑन द वेज, जब ये आके से स्ट्राइक करेगा तो कह रहा कि ये जो पार्टिकल है कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर पाएगा। मान लेते कहीं यहाँ पहुँचा तो ये हाइट आपसे पूछा गया, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलना शुरू करें। ऐसा ना हो कि इसका वेलोसिटी अलग हो वेज का, इसका वेलोसिटी अलग हो, तब उस केस में मैक्सिमम हाइट ना मिलके हाइट डिफर करेगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेम स्पीड से चलना शुरू कर दें। तो फ्रॉम COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू VC लिख लेते हैं कॉमन वेलोसिटी। तो यहाँ से VC विल बी इक्वल टू M इंटू वी डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू पुट कर दिए 5m प्लस m, तो ये 6m हो गया, दैट इज ये आ गया V/6। अब यहाँ पे चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो K इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल। तो ये हाफ ऑफ mv² प्लस 0 इक्वल टू ये हाफ ऑफ, अब दोनों कंबाइंड होकर चल रहा है, तो ये 6m और स्पीड भी इसके पास कितना हो जाएगा, तो v/6 का होल स्क्वायर प्लस कितना ये पार्टिकल राइज किया, तो यही पूछा गया, तो m इंटू जी इंटू एच के बराबर। ये m कट होता चला गया, ये v²/2 लिखे, एक 6 से 6 कट हो गया, तो ये v²/12 आ गया इक्वल टू जी इंटू एच लिखे, सॉरी ये प्लस में होगा, देखिए यहाँ पे ये यहाँ प्लस होगा, प्लस ऐसा लिखे। तो यहाँ से देखिए g इंटू एच इक्वल टू v²/12 माइनस ये आ जाएगा, सॉरी v²/2 माइनस v²/12, नहीं ऐसा इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज v²/2 माइनस v²/12, 12 एलसीएम लिए, तो ये आ जाएगा 6v² माइनस v² दैट इज 5v² डिवाइडेड बाई 12। तो h का वैल्यू आ गया 5v² डिवाइडेड बाई 12g। तो ऑप्शन दिखा आपका यहाँ पे 5v² डिवाइड 12g, तो फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 177, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल बाई। देखिए किसी भी कॉइल की बात करें तो फ्लक्स जानते होता क्या, दैट इज बी डॉट ए के बराबर, या फिर लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो फ्लक्स बदलेगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। और यहाँ पे फ्लक्स बदलने का रीज़न आपके पास 3 है, दैट इज बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। आइदर बी बदले, आइदर एरिया बदले, आइदर उनके बीच का ओरिएंटेशन चेंज हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म, ये तो रॉन्ग हो गया। मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड है ही नहीं यहाँ पे। रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यस, इसका ओरिएंटेशन आप बदल सकते हैं ऐसे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को प्लेस किए और ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू किया तो थीटा बदला यहाँ पे, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो ये करेक्ट हुआ। चेंजिंग द एरिया, एरिया भी बदल सकते हैं। सपोज अगर मान लेते हैं आपके पास एक ये कॉइल है ऐसा, यहाँ पे कोई, इसको आप ड्रैग आउट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ड्रैग आउट करेंगे इसका यहाँ पे एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदलता जाएगा, तो ये भी करेक्ट होगा। तो सी और डी जो होगा वो आंसर, तो ऑप्शन लिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, a sand dropper drops sand of a mass mt on a conveyor belt at a rate of proportional to the square root of speed of the belt, that is dm by dt। यानी कि जो dm by dt है वो प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्यूबिक ऑफ v दे रखा है, जिसको आप लिख सकते हैं v की पावर 1/3, इसका ये मीनिंग हुआ। p इज द पावर डिलीवर टू रन द बेल्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। जानते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ जो थ्रस्ट की बात करते हैं वो होता है v रिलेटिव इंटू dm by dt। यहाँ पे ऐसा लिखे, तो यहाँ पे पावर पूछा गया, तो पावर जानते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो थ्रस्ट फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और इसकी वैल्यू इंटू dm by dt। और dm by dt आप देख रहे हैं तो पावर को यहाँ बता सकते हैं कि पावर जो होगा वो प्रोपोर्शनल में v स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको दे रखा है इंटू v की पावर 1/3। तो पावर प्रोपोर्शनल में चूंकि पावर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड होगा, तो v की पावर आ गया 7/3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 7/3 है तो p क्यूब जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू v की पावर 7 दिखेगा। तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 179, a galvanometer having a resistance of 30 ohm and 40 division on both sides has figure of merit 2.5 into 10⁻³ एम्पियर पर डिवीजन। यानी यहाँ से आप बता सकते हैं जो करंट एक्चुअल में बात कर रहा है वो करंट का वैल्यू आपको दे रखा है 2.5 दैट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यह है आपके पास एम्पियर पर डिवीजन और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपके पास कितने हैं 40। क्योंकि करंट जो होता है IG वो प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टोटल करंट पता कर लिए। तो ये कितना मिला आपको 2.5 इंटू 4 इंटू 10⁻³ सॉरी ये -3 है, ये -3 दे रखा है, तो ये हो जाए, ये हो गया 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻² आ गया IG का वैल्यू एम्पियर में। ये वैल्यू आपको पहले मिल गया। अब पूछा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में कितना कनेक्ट करें ताकि वोल्ट मीटर इतना रीड करे, तो जान रहे V इज इक्वल टू IG टाइम्स ऑफ R प्लस G का वैल्यू। ये V का वैल्यू दे रखा है आपको 30, ये वैल्यू है 10⁻² और ये R पूछा गया और G का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 30 ओम के बराबर। ये कितना हो गया आपके पास दैट इज 300 माइनस 30 इज इक्वल टू R। तो R का वैल्यू आ गया 270 ओम के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट question number 180, when the RMS voltage VL, VC and VR are measured respectively across the inductor L, the capacitors C and resistor are in series LCR circuit connected to an AC source, it is found that the ratio of VL, VC, VR 3:4:2, RMS voltage of the AC source is 250 volt, then VR क्या होगा। देखिए एक्चुअल में आपको यहाँ पे दे रखा है VL रेशियो VC रेशियो VR जो कि है 3:4:2। तो क्या यहाँ से आप VL डिवाइडेड बाई VC की बात करें तो ये 3/4। यहाँ से आप VC पता कर सकते हैं तो VC का वैल्यू आ गया 4/3 टाइम्स ऑफ VL। सेकंड केस में बात करें तो क्या यहाँ से VL डिवाइडेड बाई VR वो कितना दे रखा है दैट इज 3:4।
तो यहाँ से वी आर का वैल्यू भी आ गया आपके पास 2/3 ऑफ वी एल, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे नेट जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन केस ऑफ LCR सीरीज सर्किट में वो VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखे √VR², VR का वैल्यू है 2/3 ऑफ VL का होल स्क्वायर प्लस ये VL लिखे माइनस, जबकि है ये 4/3 ऑफ VL का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास √, ये मिला 4/9 ऑफ VL², और ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/3 यानी VL² डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ गया √5 VL² डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया टोटल वोल्टेज V। तो यहाँ से VL पता कर लेंगे, तो VL का वैल्यू टोटल यहाँ से आपके पास आ गया, दैट इज V इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू VL। ये वैल्यू आपके पास आ गया। जैसे ये वैल्यू आ गया आपसे पूछा गया VR का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे VL की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ये V का वैल्यू जो आया आपके पास यहाँ से V इक्वल टू √5 टाइम्स VL डिवाइडेड बाई 3, तो क्या यहाँ से VL लिख सकते हैं, VL का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 3V डिवाइडेड बाई √5। इसी VL की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए VR का वैल्यू आ गया आपके पास, VR इज इक्वल टू दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ, और VL का वैल्यू है 3V डिवाइडेड बाई √5, तो VR का वैल्यू आ गया आपके पास 2V डिवाइडेड बाई √5। 2 और V का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए मेंशन है, क्वेश्चन में दे रखा है 250 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिए 250 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये 250 वोल्ट है, इसको फिर से लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये 250 वोल्ट के वैल्यू मिला आपको, 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाई √5 का वैल्यू 2.23, तो VR का वैल्यू यहाँ सॉल्व किए तो 223.6 वोल्ट के अप्रॉक्स में, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। तो ये था आज का डिस्कशन स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों के पेपर अच्छे हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच।